वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर बिजनेस, उसके यूनिट फर्स्ट का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। A part, importance of probability in statistics. B part, additive and multiplicative rules. C part, Bayes theorem. D part, independent and dependent event. ये टॉपिक थ्योरी एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है, स्टैटिस्टिक में प्रोबेबिलिटी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसके फॉर्मूला और इजी ट्रिक्स जिसे आप कभी नहीं भूलोगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि कल बारिश होगी या फिर नहीं, क्या आप मुझे 100% श्योर बता सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। राइट। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि बारिश होने के चांसेस ज्यादा हैं या फिर कम। इसी चांसेस या लाइक्लीहुड को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी या फिर चांसेस को मेजर करती है। स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में मैक्सिमम कंक्लूजन्स और प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है। एंड मीनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 140 करोड़ के आसपास। क्या रिसर्चर हर एक पर्सन से सर्वे कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए रिसर्चर पूरी पॉपुलेशन के बजाय सिर्फ एक सैंपल लेते हैं और उस सैंपल के बेसिस पर पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सैंपल सही है? यहीं पर प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करती है कि हमारा कंक्लूजन कितना रिलायबल है और करेक्ट हो सकता है। तो चलिए अब मीनिंग देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी मींस द मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर। प्रोबेबिलिटी बताती है कि किसी इवेंट के होने की चांसेस कितने हैं। प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का एक इजी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इस फॉर्मूला में फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है जो रिजल्ट हम चाहते हैं और टोटल आउटकम मतलब टोटल पॉसिबल रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, when we toss a coin, there are two possibility of possible outcomes. One is head and another is tail. मान लीजिए हम कॉइन टॉस करते हैं और कितनी पॉसिबल आउटकम्स होंगे कि हमें क्या रिजल्ट आएगा। देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, वन इज हेड एंड अनदर इज टेल। अगर क्वेश्चन हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हेड कितनी बार आएगा और टेल? हम फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फॉर्मूला लगाते हैं तो फेवरेबल आउटकम क्या है? दैट इज 1, क्योंकि हमें उन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड कितनी बार आएगा? ओनली 1 टाइम। अगर टॉस करोगे तो 1 टाइम ही, या फिर हेड 1 टाइम ही टेल आएगा ना। और टोटल आउटकम में कितने लिखेंगे हम? 2। 2 कैसे? या तो टेल आएगा या फिर हेड, तो टोटल आउटकम में हमने लिखा 2। हमें फॉर्मूला अप्लाई करके पता चला उसका 1/2 आंसर। इसी तरह से अगर हमें क्वेश्चन में टेल की प्रोबेबिलिटी भी पूछी हो तो उसका आंसर भी 1/2 ही होगा। अब मान लीजिए एक डाइस है, ठीक है, डाइस रोल करते हैं तो डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं? टोटल होते हैं 6।
तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 6। हमें पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 4 कितने टाइम आएगा, तो फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा? फेवरेबल आउटकम हमारा होगा दैट इज 1। अगर हम डाइस रोल करते हैं तो 4 1 टाइम ही आएगा और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? दैट इज 6। सो द आंसर इज 1/6। अब बात करते हैं रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी की। The value of probability always lies between 0 and 1. Probability की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच ही होती है। अगर probability 0 है मतलब इवेंट इम्पॉसिबल है, जो कि कभी नहीं होगा। अगर probability 1 है मतलब इवेंट सर्टेन है और जरूर होगा। और अगर 0 और 1 के बीच हो, जितनी वैल्यू होंगी उतने ही चांसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सन कल ईस्ट से निकलेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट इज 1, क्योंकि ये सर्टेन है। अगर मैं कहूं कि सन वेस्ट से निकलेगा कल, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, जो कि इम्पॉसिबल है। सन हमेशा राइज करता है ईस्ट में से ही, वेस्ट में से कभी नहीं करता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। एग्जाम में इस हेडिंग से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा फाउंडेशन ऑफ इन्फेरेंटियल स्टैटिस्टिक्स। Probability provides the base for inferential statistics. It helps us to draw conclusions and make predictions about a population using a sample data. Probability inferential statistics की फाउंडेशन होती है। इन्फेरेंटियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सैंपल के बेसिस पर पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालना। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन से पहले हर वोटर से सर्वे नहीं होता, सिर्फ कुछ थाउजेंड्स ऑफ लोगों से सर्वे होता है और उस बेसिस पर प्रेडिक्शन होती है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। ये सब प्रोबेबिलिटी की वजह से पॉसिबल होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस है हमारी डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टिनिटी। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टिनिटी मतलब रियल लाइफ में हर डिसीजन सर्टेनिटी के साथ नहीं लिया जा सकता। प्रोबेबिलिटी अनसर्टिनिटी को मेजर करती है, जिससे बेटर डिसीजन लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि प्रीमियम कितना लेना है? प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, राइट? वो कैलकुलेशन करती है कि एक्सीडेंट या क्लेम होने के चांसेस कितने हैं। Our next point is quality control. In industries, probability is used to check whether a batch of products meet the required standard by inspecting a few samples. Quality control क्या होता है? इंडस्ट्री में हर प्रोडक्ट को चेक करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए कुछ प्रोडक्ट का सैंपल किया जाता है। प्रोबेबिलिटी की हेल्प से एस्टिमेट किया जाता है कि पूरी बैच में क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट कर रही है या फिर नहीं। मान लीजिए एक चॉकलेट फैक्ट्री है, उसमें हर दिन 10,000 चॉकलेट्स बनती हैं। हर चॉकलेट चेक तो नहीं हो सकती, सिर्फ कुछ चॉकलेट के सैंपल हम चेक कर सकते हैं और इस बेसिस पर डिसीजन लिया जा सकता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, जिसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कहा जाता है। रिसर्च में प्रोबेबिलिटी हेल्प करती है कि ये डिसाइड करने में कि ऑब्जर्व्ड रिजल्ट सिर्फ चांसेस की वजह से आया है या फिर एक्चुअल डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने नई टीचिंग मेथड लॉन्च की। अब रिसर्चर चेक करेगी कि स्टूडेंट के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं या फिर सिर्फ लक की वजह से हैं। प्रोबेबिलिटी इसका आंसर देती है। ठीक है, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। जैसे वेदर डिपार्टमेंट वेदर प्रिडिक्ट करता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेंड प्रिडिक्ट होता है, सेल्स प्रिडिक्शन, मशीन रिलायबिलिटी, सब प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेदर फोरकास्ट, कल रेन होने के 80% चांसेस हैं। ये
प्रोबेबिलिटी का ही एप्लीकेशन होता है। Our next point is risk analysis and management. रिस्क एनालिसिस क्या होता है? कंपनीज फ्यूचर रिस्क आइडेंटिफाई करती है, प्रोबेबिलिटी उन्हें एस्टिमेट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक लोन देने से पहले चेक करता है कि कस्टमर लोन रीपे करेंगे या फिर नहीं, जो कि हमें प्रोबेबिलिटी मॉडल यूज करके पता चलता है। एक और एग्जाम्पल मान लीजिए, बिजनेस फ्यूचर लॉसेस एस्टिमेट करता है, राइट? एक्सीडेंट की चांसेस कैलकुलेट करता है और प्रिवेंटिव एक्शंस लेता है। ये क्या है? रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। और नेक्स्ट पॉइंट इज सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन। सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन क्या होता है? स्टेटिस्टिक्स में हम यूजली सैंपल यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी इंश्योर करती है कि सैंपल पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है या फिर नहीं। और पॉपुलेशन मीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जैसे पैरामीटर एस्टिमेट करने में हेल्प करती है। एक मार्केट रिसर्च कंपनी है, वो 10,000 कस्टमर की जगह सिर्फ 500 कस्टमर का सर्वे करती है और उस बेसिस पर पूरी मार्केट का बिहेवियर एस्टिमेट कर लेती है। ये किसकी एग्जांपल है? सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन की। आई होप आपको पिछला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे बी पार्ट, दैट इज एडिक्टिव एंड मल्टीप्लिकेटिव रूल्स। अब सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर मैं कॉइन टॉस करूं और साथ में एक डाइस भी रोल कर दूं, ठीक है, तो हेड और 6 दोनों एक साथ आने के चांसेस कितने हैं? कभी नोटिस किया है? अगर नहीं किया तो करके देखना। एक साइड कॉइन लेना और एक साइड डाइस, और दोनों को एक साथ, एक को टॉस करना, एक को रोल करना, और देखना क्या रिजल्ट निकलेगा। अब जो ये क्वेश्चन है, ये इसमें दो आइटम्स इंक्लूड हैं, एक तो कॉइन और दूसरा डाइस, ठीक है। हम इसमें बोथ एंड की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में जब हम दो या दो से ज्यादा इवेंट्स के कंबाइंड चांसेस निकालते हैं, तब हम दो इंपॉर्टेंट रूल्स यूज करते हैं। वन इज एडिक्टिव, जिसे एडिशनल रूल कहते हैं, एंड अनदर इज मल्टीप्लिकेटिव रूल, जिसे मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं। ये रूल्स हमें बताते हैं कि अलग अलग इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को कैसे कंबाइंड किया जाता है। पार्ट 1 देखते हैं सबसे पहले, एडिक्टिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसे एडिशन रूल भी कहा जाता है। एडिक्टिव रूल को रूल ऑफ एडिशन भी कहा जाता है। इस रूल का यूज तब होता है जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि इधर एक इवेंट होगा या दूसरे इवेंट का भी चांसेस है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं आपको, जहां क्वेश्चन में और या फिर या लिखा हो, ठीक है, वहां जनरली एडिशन रूल का यूज होता है। ये रूल यूनियन ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बताता है। फॉर एनी टू इवेंट्स पी ए और बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस फॉर्मूला में पी ए का मतलब है इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, और पी बी का मतलब है इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी, और पी ए यूनियन बी का मतलब है दोनों इवेंट के एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसी को इसीलिए माइनस करते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करें तो कॉमन पार्ट दो बार काउंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक स्पेशल केस भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मतलब दोनों एक साथ कभी हो ही नहीं सकते, तो पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू 0। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मान लीजिए मेरे पास एक कॉइन है और मैंने उसको टॉस किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हेड और टेल दोनों एक साथ हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी देखते हैं, ठीक है।
A dice is rolled, event A is getting 2, probability is 1 by 6, and event B is getting 4, probability is 1 by 6. The question arises the probability of getting 2 or 4. मतलब इसमें हमें 2 और 4 दोनों का पूछा गया है, एक ही रोल में साथ जो कि नहीं हो सकते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा पी ए और बी का। P A or B equals to probability of A plus probability of B. That is 1 by 6 plus 1 by 6 equals to 2 by 6. So the answer is कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा 1 by 3. तो लास्ट में आपने एक लाइन लिखनी है, Thus the probability of getting either a 2 or 4 is 1 by 3. अगर क्वेश्चन में लिखा हो probability of getting head और tail, कौन सा रूल लगेगा? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इसमें कौन सा रूल लगेगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इस रूल को रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। ये तब यूज होता है जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि दोनों इवेंट एक साथ हों, यानी क्वेश्चन में एंड लिखा हो। ये रूल इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बताता है। जनरली इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए। यहाँ प्रोबेबिलिटी बी डिवाइडेड बाय ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए पहले ही हो चुका हो। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट को अफेक्ट नहीं करता, तो फॉर्मूला सिंपल हो जाता है पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन टॉस और डाइस रोल क्या कॉइन का रिजल्ट और डाइस को इफेक्ट करता है? करता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। For example, if a coin is tossed and a dice is rolled, the probability of getting a head is 1 by 2 and the probability of getting a 6 is 1 by 6. So the probability of getting of both the head and 6 is 1 by 12. अब 1 by 12 कैसे आया? The probability of A, that is जो कि है किसकी है? एक क्वाइन की हेड पूछा है, that is 1 by 2, and probability of getting a number 6 in a dice, that is 1 by 6. फॉर्मूला अप्लाई किया हमने PA into PB, 1 by 2 into 1 by 6, that is 1 by 12. So the final answer is probability of getting the both head and the number 6 is 1 by 12. So what is the simple difference in between the additive and multiplicative rule? द डिफरेंस सिंपल है कि एडिक्टिव रूल में और मल्टीप्लिकेटिव रूल में एंड, ठीक है। एडिक्टिव रूल में यूनियन ऑफ इवेंट्स एंड मल्टीप्लिकेटिव रूल में इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स होता है। एडिशनल रूल में एडिशन का फॉर्मूला होता है एंड मल्टीप्लिकेटिव रूल में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज होता है। एडिशनल में ईदर वन इवेंट एंड मल्टीप्लिकेटिव में बोथ द इवेंट टुगेदर लिखा होता है, ठीक है। सो इसका सिंपल डिफरेंस यही है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट सी, बेस थ्योरम की। अब बेस थ्योरम क्या होता है, तो चलिए देखते हैं इसे भी सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले मान लीजिए डॉक्टर ने आपका टेस्ट किया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। क्या इसका मतलब है कि आपको डिसीज 100% है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टेस्ट कभी कभी गलत भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद डिसीज होने के एक्चुअल चांसेस कितने हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर हमें बेस थ्योरम देता है। बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमें न्यू इंफॉर्मेशन या एविडेंस मिलने के बाद प्रोबेबिलिटी को अपडेट करना सिखाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, पहले जो हम सोच रहे थे, अगर नई इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करते हैं। इसी प्रोसेस को बेस थ्योरम कहते हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ बेस थ्योरम। बेस थ्योरम इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने में हेल्प करता है कि जब हम उस इवेंट के बारे में न्यू एविडेंस मिलता है। सपोज आपको लगता है कि एग्जाम डिफिकल्ट है, इसीलिए पास होने के चांसेस कम हैं, लेकिन एग्जाम देखकर बाहर आए और पता चला कि पेपर बहुत इजी था। अब आप अपनी थिंकिंग चेंज करोगे कि पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यही बेस थ्योरम का कंसेप्ट होता है, न्यू इंफॉर्मेशन अपडेटेड प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब फॉर्मूला को समझते हैं। पी ए दैट इज प्रायर प्रोबेबिलिटी, मतलब न्यू इंफॉर्मेशन मिलने से पहले वाली प्रोबेबिलिटी। पी बी एंड ए लाइक्लीहुड, मतलब अगर ए हुआ है तो बी होने के चांसेस कितने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, मतलब न्यू इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वाली अपडेटेड प्रोबेबिलिटी। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। स्टूडेंट बस ये याद रखो कि प्रायर प्लस एविडेंस इक्वल्स टू पोस्टेरियर। यही बेस थ्योरम का मेन आइडिया होता है। सपोज 2% लोगों को एक डिसीज है, एक मेडिकल टेस्ट 95% केसेस में डिसीज करेक्टली डिटेक्ट करता है और 5% केसेस में गलत पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। अब किसी पर्सन का टेस्ट पॉजिटिव आया, क्या उस पर्सन को सच में डिसीज है? इसका एक्चुअल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम से कैलकुलेट की जा सकती है। यहाँ डॉक्टर सिर्फ रिपोर्ट देकर डिसीजन नहीं लेता, वो डिसीज की और रीजनल प्रोबेबिलिटी और टेस्ट की अक्यूरेसी दोनों को कंसीडर करता है। इसी वजह से बेस थ्योरम मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम को वाइडली यूज किया जाता है मेडिकल टेस्टिंग में, स्पैम ईमेल डिटेक्शन में, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डाटा साइंस, फ्रॉड डिटेक्शन एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। तो स्टूडेंट्स बेस थ्योरम हमें सिखाती है कि जब नई इंफॉर्मेशन मिले तो हमें अपनी प्रोबेबिलिटी को अपडेट करना चाहिए। इसी वजह से इसका यूज मेडिकल, एआई, डाटा साइंस और रिसर्च में बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं पार्ट डी, दैट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब दो इवेंट इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब एक इवेंट का रिजल्ट दूसरे इवेंट को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता। इसका फॉर्मूला है पी ए एंड बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो हमने पहले पढ़ लिया है। यहाँ दोनों इवेंट्स कंप्लीटली सेपरेट होते हैं। एक इवेंट होने से और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉइन टॉस एंड डाइस रोल, कॉइन पर हेड आया या फिर टेल, डाइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसे इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। अब इंडिपेंडेंट इवेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, इवेंट सेपरेट होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में कॉमन होते हैं। अब देखते हैं डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। डिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होते हैं जहां एक इवेंट होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। इसका बेसिक फॉर्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए। यहाँ सेकेंड इवेंट फर्स्ट इवेंट पर डिपेंड करता है। For example, drawing two cards from a deck without replacement. After drawing the first card, the total number of cards reduces, changing the probability for the second draw, and hence these events are dependent. Deck of cards. Total cards कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। एक कार्ड निकाल लिया हमने उसमें से और वापस नहीं रखा, अब टोटल कार्ड्स कितने होंगे? 51 रह जाएंगे, इसीलिए सेकेंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी और इसी को डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। आई होप आपको इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट के बीच का डिफरेंस बिल्कुल समझ आ गया होगा। बेसिक क्या है इसमें? डिपेंडेंट इवेंट में एक इवेंट दूसरे इवेंट को इफेक्ट करता है और इंडिपेंडेंट इवेंट में एक इवेंट दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है।
सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने बहुत सारे पार्ट्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स देखा। उसके बाद हमने अडिक्टिव एंड मल्टीप्लिकेटिव रूल देखा। थर्ड हमने बेस थ्योरम देखी और फोर्थ हमने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट को समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ कॉमर्स प्रो मैक्स।